ये देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या इंग्लिश में वर्ब ना। वर्ब में आप लोग पढ़ रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले मेन वर्ब अभी हम लिखा देंगे और अच्छे से हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है। तो आपने वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा था। पहले ये समझ लो कि वर्ब जो है इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा किसका नहीं। देखिए आपने लिखा था नाउन, आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। 8 में देखो नाउन है और क्या है, प्रोनाउन ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और क्या, कंजंक्शन, कंजंक्शन और एक और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये देखो नाउन मान लो मोहन है, ये प्रोनाउन मतलब मान लो ही लिख लो, सी लिख लो, इट लिख लो, कुछ भी लिख लो, ही, सी, इट, दे ना, दे, इट, आई, वी, कुछ भी लिख लो। एडजेक्टिव स्ट्रांग लिख लो, हाँ मोहन इज स्ट्रांग, स्ट्रांग है तो कौन स्ट्रांग है, मोहन ना। ही रन फास्ट, ही रन फास्ट या वेरी लिख लो, ही रन वेरी फास्ट या क्विकली लिख लो या फिर नोमिंगली लिख लो, कुछ भी लिख लो। एडवर्ब आप जानते ही हो। तो जैसे आप लिख लिए क्या, ही रन फास्ट, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, फास्ट लिख दिए ना, या वेरी लिख दिए, प्रीपोजिशन टू लिख दिए, इंटरजेक्शन हाँ, कंजंक्शन एंड लिख दिए और इंटरजेक्शन ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो वी हैव ऑन द मैच। ये सब के सब देखो जितने भी शब्द हैं, ध्यान से सुनना, ये जो बोल रहे हैं हाँ, इन सभी पे, इन सभी शब्दों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समय का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। आज आप समझ जाओगे क्या है, कैसे पढ़ना है, वास्तव में कैसे टेंस को पढ़ना चाहिए। हम लोग आज तक वैसे पढ़े नहीं हैं। समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहें राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का था, राम पे प्रभाव बताओ, समय का कोई पड़ा। राम एक लड़का है लिखो और जो है राम एक लड़का था लिखो, बताओ समय कोई बदल रहा है। समय तो बदल रहा है कि एक है और एक क्या है। जैसे देखो राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय और एक राम वाज अ बॉय, राम वाज अ बॉय। दोनों में देखो भैया राम है, यहाँ भी राम, समय बदल रहा है। समय इससे हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान लिए कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है और ये पास्ट की। दोनों जगहों पे देखो समय तो बदल गया लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, राम पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। चाहे आपने प्रेजेंट में लिखा और चाहे पास्ट में लिखा, दोनों ही स्थितियों में राम में देखो कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब नाउन पे कोई प्रभाव पड़ता है समय का। समय पे देखो किसका, नाउन का कोई प्रभाव पड़ा। चाहे आप प्रेजेंट में लिख रहे हो राम को, चाहे पास्ट में लिख रहे हो राम, राम ही लिख रहे हो कि राम को बदल दे रहे हो, नहीं। ही लिखते तब ही इज अ बॉय और ही वाज अ बॉय, तभी बदलते कुछ। जैसे ही इज स्ट्रांग, ही वाज स्ट्रांग, बताओ स्ट्रांग बदलता, चाहे प्रेजेंट में लिखते चाहे। जैसे कहें ही रन फास्ट, ही इज रनिंग, हाँ ही रन फास्ट, वह माने दौड़ता, ही इज रनिंग फास्ट, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़। ही वाज रनिंग फास्ट, तो फास्ट पे बताओ प्रभाव पड़ा। चाहे प्रेजेंट में लिख रहे हो चाहे ही इज रनिंग फास्ट, इज लगाए हो तब भी फास्ट लिख रहे हो। ही वाज रनिंग फास्ट, वाज लगा रहे हो तब भी फास्ट लिख रहे हो। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या उमेश, बोलो बोलो, नहीं। जैसे ही इज रनिंग, अब सेंटेंस मत ध्यान देना, रनिंग फास्ट, वह दौड़ता है। अब ये सेंटेंस गलत है लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ही इज रनिंग फास्ट। बताओ ही लिख रहे हो इज के साथ, अब फिर बदल दो ही वाज। अच्छा पहले ये बताओ आप, रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, देखो समय बदल गया, समय बदला है कि समय सेम है,
बदला है समय। यहाँ प्रेजेंट की बात है और यहाँ बताओ ही पर कोई प्रभाव पड़ा? यहाँ प्रेजेंट में लिखा था तब भी आपने ही लिखा, और जब पास्ट में लिखा तब भी आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट में कोई प्रभाव। देखो प्रोनाउन पे कोई, समय का प्रोनाउन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? इज और वाच पर पड़ गया, यानी किस पे पड़ा? वर्ब पे। ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इस पर पड़ा रनिंग पे। मेन वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब खुद आ गया तो कोई ज़रूरत। ये फास्ट पे कोई प्रभाव पड़ा? फास्ट है क्या? तो ये बताओ समय का प्रभाव पड़ा? प्रेजेंट में लिखा था तब भी आपने क्या लिखा? पास्ट में लिखा तब भी आपने क्या लिखा? तो यही तो कह रहे हैं, मोहन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ही सी इट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहें राम इज स्ट्रांग, राम वाज स्ट्रांग। देखो राम इज स्ट्रांग, इज स्ट्रांग किसकी बात कर रहे हो? प्रेजेंट की पास्ट की? और राम वाज स्ट्रांग, वाज स्ट्रांग। बोलो दोनों ही जगहों पे आप क्या लिख रहे हो? समय बदल रहा है। राम मजबूत है और राम मजबूत, बताओ क्या बदल गया? समय। स्ट्रांग पर कोई प्रभाव पड़ा? स्ट्रांग एडजेक्टिव है। कैसे? किसके विषय में बता रहा है? राम इज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है। राम वाज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान। बताओ है और था दोनों ही कंडीशन लिखे, समय को आपने बदल दिया, लेकिन स्ट्रांग और इंटेलिजेंट पे कोई प्रभाव पड़ा? तो समय का कोई प्रभाव पड़ेगा इस पे? नहीं। जैसे हम कहें राम इज गोइंग टू मार्केट, राम वाज गोइंग टू मार्केट, तो वाज और आपने वाज लगाया तब भी टू लिखा, और इज लगाया तब भी टू। बहुत ध्यान समझोगे, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा किसके किसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। 7 पार्ट ऑफ स्पीच पे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो टू, आप बता तो रहे हैं, ध्यान से सुनो। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। राम वाज गोइंग टू मार्केट, टू लिख रहे हो दोनों में, तो टू में कोई प्रभाव पड़ा क्या? यहाँ वर्ब में तो बदल दे रहे हो, एक जगह एक बार लिख रहे हो इज और एक बार लिख दे रहे हो वाज, लेकिन टू को बदल रहे हो दोनों ही बार क्या लिख रहे हो? टू। अगर ये भी बदलता समय के साथ, तो अगर इज में लिखते तो टू लिखते, और वाज आता तो टू आरू कर देते, टू आरा कर देते, कुछ करते। बदल रहे हो कुछ भी बदलाव नहीं हो, यानी इस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे जो समय हो टू ही लगेगा, प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे। फ्यूचर लगाओगे तब भी टू रहेगा। राम विल बी गोइंग टू, राम बाजार जाएगा। बताओ कहाँ प्रभाव पड़ा? समय का? न तो इस पे पड़ा, 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 न तो इस पे। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, राम एंड श्याम वर गोइंग टू मार्केट। बताओ पड़ा कोई? वाज लगाओ, आर लगाया तब भी राम एंड, बीच में एंड ही लग रहा है, और वर लगा रहे हो तब भी बीच में कोई प्रभाव पड़ रहा है, यानी समय का प्रभाव नहीं पड़ता। इंटरजेक्शन, ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, ब्रावो वी हैव वॉन द मैच कह रहे हो पास्ट में, और वी हैव जैसे प्रेजेंट, वी हैड वॉन द मैच, हमने मैच जीता था। हैड और हैव कहाँ लगाते हो? प्रेजेंट परफेक्ट में। और हैड, तो ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, अब ब्रावो वी हैड ऑन द मैच। बताओ ब्रावो में कोई बदलाव हुआ? वाह वाह हम लोग शाबाश, हम लोग मैच जीत गए, तब भी कह रहे हो, अभी भी कह रहे हो, तो ब्रावो पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। लेकिन बदल कौन जाता है? वर्ब। तो वर्ब पे ही किसका प्रभाव पड़ता है? समय का प्रभाव केवल और केवल 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से वर्ब पर पड़ता है। और वर्ब आपको बता दिए हैं 2 प्रकार का, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन। हेल्पिंग वर्ब कहते क्यों हैं हम कल देखेंगे, आज पहले देख लो पूरा बेसिक। अब आपको समझ में आया कि समय का प्रभाव किस पर पड़ेगा? वर्ब। यानी यहाँ हम लिखना चाहें तो देखो सबके सब ये क्या हैं? वर्ब हैं। जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज लगा रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो वाज लगा रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो इज लगा रहे हो, कहीं बदलाव नहीं हो रहा है। और बाकी देखो आर्टिकल में भी कोई बदलाव नहीं, प्रेजेंट में भी ए है, पास्ट में भी ए है, यहाँ राम में भी कोई बदलाव नहीं, यहाँ भी राम में कोई बदलाव नहीं। यानी समय का प्रभाव केवल और केवल किस पे पड़ता है? वर्ब पे। तो अब देखो कैसे आप लिखोगे। अब हमको पढ़ना है वर्ब, तो देखिए यानी वर्ब में ही हम काल यानी टेंस का अध्ययन करेंगे। देखो टेंस यानी वर्ब। अब देखिए वर्ब का होता है काल, वर्ब का होगा समय यानी टेंस। टेंस यानी क्या होगा? काल। किसका काल होता है? वर्ब का। और काल 3 प्रकार का होता है।
किसका काल होगा, किसका समय होगा, टेंस का, यानी वर्ब का ही समय होगा। और किसी का समय बताओ, नाउन का समय होगा नहीं, प्रोनाउन का नहीं, एडजेक्टिव का नहीं, एडवर्ब का नहीं, केवल समय किसका होगा, वर्ब का। तो वर्ब में हम किसका अध्ययन करेंगे, समय का। तो द स्टडी ऑफ टाइम, देखो यही है परिभाषा, द स्टडी ऑफ टाइम, द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, माने समय का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। समय का अध्ययन क्या कहलाता है, टेंस, यानी द स्टडी ऑफ टाइम इज नोन एज टेंस। तो समय का अध्ययन ही टेंस कहला, तो समझ गए। यानी हम लोग टेंस में किसका अध्ययन करते हैं, समय का, किसका, समय। और समय जो होगा, टाइम जो होगा, 3 का होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट का होगा, और या तो फ्यूचर का होगा। और यही आप टेंस के रूप में पढ़ते आए हो, टेंस 3 प्रकार का। लेकिन सही पढ़ने का ये कंडीशन है कि द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय का अध्ययन क्या कहलाता है। आप दुनिया में कभी भी बोलोगे केवल 3 ही प्रकार से समय बता सकते हो, या तो बीत गया है, या तो चल रहा है, या तो आएगा। बताओ, इसके अलावा कोई समय आप बता दो। और यही रटते आए हो, रटना नहीं है, वास्तव में समझना है कि हम किसका अध्ययन करते हैं, समय का। अगर हमको कहना होगा कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो हम कहेंगे राम इज अ बॉय। अगर वाज कहना हो, राम वाज अ बॉय, तो राम एक लड़का था। लेकिन फ्यूचर में आपने कभी देखा है राम बिल अ बॉय, नहीं। क्यों नहीं, राम एक लड़का होगा, कौन कैसे कंफर्म हो कि लड़का ही होगा, लड़की भी हो सकती है। यही इसीलिए फ्यूचर में इज का कोई रोल नहीं है। लिंकिंग वर्ब के रूप में आपने इज को देखा होगा, वाच को कभी विल को देखा नहीं, यही कारण है। समझ गए, हाँ पूरा ध्यान समझोगे तो समझ में आएगा। द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय का अध्ययन टेंस कहलाता है। और टेंस किसका होगा, वर्ब का, यानी समय किसका होगा, वर्ब का। और वर्ब 2 प्रकार का, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपने 3 भाग में बांटा था, फंक्शन के आधार पे लिखा था। फंक्शन के आधार पे आपने रेगुलर और इरेगुलर, फंक्शन के आधार पे रेगुलर इरेगुलर, याद है ना। अब भूल गए हो कि नहीं हमको नहीं पता। और फंक्शन के आधार पे रेगुलर इरेगुलर, जो भूल गए हैं वीडियो में जाके देखें। और दूसरा आपने देखा था बी टाइप में, फार्म के आधार पे, फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म, फोर्थ फार्म, फिफ्थ फार्म ना। उसके बाद आपने देखा था फंक्शन के आधार पे एक और ट्रांसिटिव और सकर्मक और अकर्मक, ये देखा था वर्ब के पहले रूप में, मेन वर्ब में। उसके बाद मेन वर्ब कहते किसे हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा कि वर्ब जो है यह या तो कार्य के करने या कार्य के होने को बताता है। और कार्य के करने को बताता है जो उसको हमने नहीं पढ़ा है। कार्य के होने को बताने वाला हमने कंप्लीट कर लिया, बीइंग वाला ना, बीइंग पर आधारित सभी सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है कि कार्य के होने पर आधारित प्रश्न ना। अभी होने वाला नहीं देखे थे, अब होने वाला। तो होने वाले से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब कहते किसे हैं। तो वर्ब होता है एक्शन का नाम, किसका, वर्ब है एक एक्शन। एक्शन माने कार्य, एक्शन यानी कार्य। और कार्य किसका होगा, समय का, टाइम। और टाइम का किसका होगा, टेंस का, किसका, टेंस का। तो माने कार्य के करने के समय के तरीके को ही क्या कहते हो, टेंस। तो वर्ब के कार्य के करने के समय के तरीके को टेंस, चाहे ऐसे लिखो, द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी आप सीधा सीधा जान लो कि केवल और केवल समय का प्रभाव वर्ब पे पड़ेगा, और बाकी किसी के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप प्रेजेंट में लिखेंगे, नाउन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार बता दिए, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, प्रेजेंट में है। राम वाज गोइंग टू मार्केट, पास्ट में है। तो राम बदला, प्रेजेंट में भी आपने राम ही लिखा और पास्ट में भी आपने राम लिखा, लेकिन वर्ब बदल गया। प्रेजेंट में लिखा तो इज लिखा, और पास्ट में लिखा तो वाज लिखा। समझ गए। तो यानी या तो टेंस प्रेजेंट हो सकता है, या तो पास्ट हो सकता है, या तो फ्यूचर। यानी समय 3 ही हो सकता है, या तो प्रेजेंट का, या तो पास्ट का, या तो फ्यूचर का। और इसी समय को हम लोग स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं
ना स्ट्रक्चर, और वही स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, टेंस। पहले लिखते हो सब्जेक्ट, फिर लिखते हो वर्ब, फिर लिखते हो ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर टेंस में ऑब्जेक्ट आए ही, कभी कभी बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस पूरा होता है, कभी कभी बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस पूरा। ही लाफ, वह हंसता है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं आएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब में। जो वर्ब ऐसी होगी जिसका जो अपने साथ कर्म नहीं लेगी, यानी जिस पे केवल खुद उसी के ऊपर प्रभाव पड़े, उसे कहते हैं इंट्रांसिटिव। हंसने का प्रभाव जो हंसेगा उसी के ऊपर पड़ेगा, पूरे समाज के ऊपर, उसी के ऊपर न। जैसे वह मर गया, ही डाई, वह मर गया या न, तो वह मर गया, मरने का प्रभाव केवल उसी के ऊपर पड़ा, तो यही कहलाता है क्या, टेंस। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यही स्ट्रक्चर कहलाता है सेंटेंस। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेंटेंस। और सेंटेंस कहते किसे हैं, बता दिए आपको बहुत अच्छे से न। शब्दों का ऐसा समूह न जिसका अपना सार्थक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य। द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो लिखना हो तो लिख लो। अब यही सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में इसी सेंटेंस को हमको देखना है। तो देखिए इस सेंटेंस किसे कहेंगे, एक बार बता दिए हैं, लिखना हो तो लिख लेना। द ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, अब आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। न शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिसका अपना पूरा अर्थ हो। ये बता दिए हैं सेंटेंस। अब देखिए ये जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि शब्दों का समूह ही वाक्य का निर्माण करे, कभी कभी एक शब्द भी पूरा वाक्य का कार्य कर जाता है। जैसे जंप, जंप माने यहाँ ये है शब्द, ये वर्ड है, यानी यहाँ इसका सेंस क्या है जानते हो, ये वर्ड है, इसका सेंस यहाँ है कूदना, लेकिन जैसे ही हम ऐसे लिख दें जंप और लगा दें ये, अब यहाँ सेंस हो गया कूदो, ये हो गया क्या, सेंटेंस। अब ये काम करने लगा किसका, सेंटेंस का। यानी यहाँ कूदो, द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स जंप एंड शूट देम, कूदो और मार दो, तो यहाँ सेंस दूसरा है ना। तो ऐसे ही जंप, यानी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस 5 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 5। इस सेंटेंस का 5 प्रकार जो होगा, उसी में एक प्रकार आता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम हमेशा इम्परेटिव मूड में बोलते हैं। वहाँ का कर्ता यू छिपा होता है, यू को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ऐसे सेंटेंस में एक शब्द भी एक वाक्य का काम कर जाता है। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि व्यक्ति सामने होता है इसलिए यू बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिंग द बेल, घंटी बजा दो, यू रिंग द बेल, तुम घंटी बजा। डोंट टीच द मंकी, इसीलिए डू नॉट टीच द मंकी लिखते हो, यू डू नॉट टीच द मंकी, तुम बंदर को मत खिजाओ, ये काटने वाला बंदर है, काट लेगा। या डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यानी इलेक्ट्रिक वायर को टच मत करो क्योंकि खतरा है। ठीक, अब जो भी आएगा हम लोग देखेंगे। तो ये सेंटेंस के कितने प्रकार, 5। सेंटेंस कितने प्रकार का, 5। तो आपको अब समझ में आ गया कि जो अभी तक आप जानते हो 8 पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें से 7 पार्ट ऑफ स्पीच का समय होता ही नहीं, उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे पास्ट में लिखोगे तभी राम लिखोगे, प्रेजेंट में लिखोगे तब भी राम लिखोगे, फ्यूचर में लिखोगे तब भी राम लिखोगे। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम वाज गोइंग टू मार्केट, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। कोई बदलाव हुआ राम में, टू पे कोई बदलाव हुआ। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम वाज गोइंग टू मार्केट, राम विल बी गोइंग टू मार्केट, टू पे कोई बदलाव कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ देखो, टू मार्केट, मार्केट, मार्केट नाउन है, नाउन पे कोई बदलाव हुआ नहीं, लेकिन एक चीज़ बदल रहा है, क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, इज, वाज, विल बी बदल रहा है कि नहीं, यानी किस पे, किसके ऊपर समय का प्रभाव पड़ रहा है, केवल वर्ब के ऊपर। तो इसीलिए कह रहे हैं द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। ठीक, अब इसको उतारो, तब लिखो सेंटेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
अब समझ गए आप कि माने किसका अध्ययन, समय का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। यानी हम टेंस में कुछ नहीं बल्कि टेंस में ही हम समय का अध्ययन करते हैं। एक प्रेजेंट का अध्ययन करते हैं, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। प्रेजेंट का अध्ययन हम किस में करेंगे, यानी वर्तमान की बात रहेगी तो वहाँ हम किसका अध्ययन करेंगे, प्रेजेंट का। अगर भूत का बात रहेगा तो पास्ट, और अगर आने वाले सेंस का बात रहेगा तो फ्यूचर। अब एक चीज़ और जान लो भैया, ये जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस 5 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 5। अरे आपका काम करके जाएंगे, घबराओ मत, जितना है उतना कर देंगे, हमारे बस का जितना है उतना हम करके तभी जाएंगे ना, आप लोग परेशान मत रहो। अरे उजाला परेशान हो जाते इसीलिए नहीं बताते ना। चलो देखो सेंटेंस, अरे उजाला रहेंगे यहीं बस, सेंटेंस वाक्य रहेंगे बस, वाक्य। देखो ये जो वाक्य होगा भैया, ये जो दुनिया का आप जितना भी वाक्य लिखेंगे, यह जो केवल और केवल 5 तरीके का उपयोग करके लिख सकते हो। पहले प्रकार का लिखा जाता है असर्टिव। ये देखो हम लिख दे रहे हैं, रंजीत बात मत करो भाई, असर्टिव, इसे असर्टिव। दूसरे प्रकार का वाक्य कहलाता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। तीसरे प्रकार का वाक्य कहलाता है इम्परेटिव, इम्परेटिव। चौथे प्रकार का वाक्य कहलाता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। और 5वें प्रकार का वाक्य कहलाता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। ना घबराओ मत, हम सबके विषय में बताते चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस जो होगा 2 प्रकार का, एक को कहेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और एक को आप कहोगे क्या, निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। इंटरोगेटिव में 2 होगा, एक सिंगल और एक डबल, सिंगल और क्या, डबल। और इन सब में एक एक, ना घबराओ मत, इन सब में एक एक। इस इंटरोगेटिव को हम लोग यस नो के नाम से भी जानते हैं, यस नो टाइप, यस नो। ठीक, देखो तो वाक्य कितने प्रकार का होगा, 5। जो सेंटेंस आप जो भी आप आज तक लिखते हो, राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम घर नहीं जाता, तो जितना भी वाक्य आज तक आप बोलते हो, लिखते हो, सोचते हो, जो भी, सब 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यही 5 में से कुछ न कुछ होगा। जैसे तुम समय पर दवा खाओ, तो ये क्या है, सलाह है, परामर्श है ना। यू टेक मेडिसिन एट द टाइम, माने समय पर दवाई को लीजिए। तो यहाँ देखो जो भी रहेगा, तो असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। जो सेंटेंस शब्द है, ये सेंटेंस शब्द आज जाके आप डालना गूगल पे, तो गूगल पे जब डालोगे तो ये लिखा रहेगा क्या, नाउन। ये सेंटेंस वास्तव में होता क्या है, नाउन। सेंटेंस शब्द 2 होता है, सेंटेंस माने वर्ब भी होता है और सेंटेंस माने नाउन भी होता है। जब वाक्य जहाँ लिखा रहेगा ना, डालना। अभी आप लोगों के पास एक इंग्लिश की डिक्शनरी आती है ना, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, इसको डालोगे तो ये देगा नाउन, बगल में मीनिंग सेम नहीं रहेगा। इसको जब हिंदी में वाक्य लिखा रहेगा जहाँ ना, वहाँ लिखेगा नाउन है। तो इसका मतलब सेंटेंस शब्द है क्या, नाउन। सेंटेंस शब्द है क्या, नाउन। अब देखो हम ऐसे इतना उतारना है कि मिटा दें, आ जाएगा ना, उतारो जल्दी उतारो। 5, ये 5 प्रकार के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या, 5वां। ये 5 प्रकार का है। ठीक, ये सेंटेंस 5 प्रकार के होंगे। कौन कौन, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ना। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, ये 5 प्रकार के सेंटेंस। इसे असर्टिव ही क्यों कहते हैं, इसे अफर्मेटिव ही क्यों कहते हैं, कभी आपने सोचा नहीं? तो आज आप समझ लो कि इसे अफर्मेटिव ही क्यों कहते हैं, इसे असर्टिव ही क्यों कहते हैं, इसे निगेटिव ही क्यों कहते हैं और इसे इंटरोगेटिव ही क्यों कहते हैं। उतारो, तब हम बता देंगे एक एक के विषय में ठीक से। देखो उतार लिया होगा आपने, ये अब मिटा दे रहे हैं आप।
लिख लो भैया। 5 सेंटेंस आप जानते नहीं हो, ये सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब ध्यान से सुनना जो हम कह रहे हैं इसको। ये हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे मोहन, कोई भी नाम लिख लो, मोहन ही हम लिखते हैं बार बार ना। मोहन एग्जाम्पल है, मोहन हेल्प्स द पुअर मैन, मोहन हेल्प्स द पुअर मैन। यहाँ ध्यान से बताओ, पहले ये बताओ ये सेंटेंस है कि नहीं। हाँ, मोहन अभी शुरू में आपको वर्ब सिंटेक्स वाले टॉपिक में पढ़ा दिए हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब हमेशा मुख्य रूप में हमेशा प्लूरल होता है, और यस या यस लगा के उसको क्या बनाया जाता है, सिंगुलर। वर्ब जो भी दिखेगा, जैसे गो है तो बहुवचन है, गोज लगा दोगे एक वचन, तो मोहन बताओ एक वचन है कि बहुवचन। तो इसीलिए यहाँ हेल्प के साथ क्या लग गया, एस, एक वचन हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका काम कर रहा है, पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस है। ये पूरा का पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। बोलो अभी दिक्कत हो तो बताओ, वाक्य है कि नहीं। इसका पूरा अर्थ है, सार्थक अर्थ है, शब्दों का समूह है, इसका मतलब ये वाक्य तो है, कन्फर्म है। अगर ये वाक्य है तो सेंटेंस होता क्या है, अभी आपको बता दिए। सेंटेंस शब्द जो है ये नाउन है। इसमें आप ये बताओ कि मोहन गरीब की सहायता करता है, आप स्वीकार कर रहे हो कि इनकार कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। और स्वीकार करने के लिए एक वर्ब होता है जिसका नाम होता है अफर्म। अफर्म माने देखना, डालना, आप हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी लेना, उसमें डालना अफर्म है। हमारे पास यहाँ मोबाइल लगा हुआ है, नहीं दिखाते, किसी के पास है और देखो लाओ अगर लिए हो तो। अरे उस पर डिक्शनरी है, डाउनलोड करो, देखो नहीं होगा तो गूगल करो, दिखा दें सबको। देखो अब आप समझ गए कि अफर्म ये जो है, इसमें आप क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। और स्वीकार करने के लिए देखिए एक शब्द होता है अफर्म ना, ये वर्ब होता है। देखो दिख रहा होगा, शायद लिखा होगा बगल में वर्ब। हम आपको बता दिए हैं दुनिया का कोई शब्द हो वह 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। 100% कितना होगा, 4 चीज़, या तो क्या होगा, नाउन होगा, या तो वर्ब होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब। ज़्यादातर आप वर्ड पावर में यही बोलते हो। लिखा क्या है वहाँ, अफर्म, देखो लिखा है अफर्म, और बगल में लिखा होगा ब्रैकेट में, देखो वर्ब दिख रहा है कि नहीं, उसमें वर्ब अच्छे से दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे का। अच्छा कौन बंद हो गया, ये देखो ये अफर्म, और अच्छा से कर दें, देखो दिख रहा है। अब उसमें देखो दिख रहा है वर्ब, यहाँ दिख रहा है ना, तो देखो वर्ब है। तो ये है क्या, अफर्म माने होता है स्वीकार करना। हिंदी भी देख लो, प्रतिज्ञा करना, स्वीकार करना लिखा है, तो यानी अफर्म माने आपने किया क्या, स्वीकार किया। अब ये है अफर्म, अफर्म, और अब अभी आप देख लिए कि अफर्म क्या है, वर्ब है। अब बताओ ये सेंटेंस शब्द क्या है, नाउन। और बताओ, बता दिए हैं कि नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। कौन करता है, जैसे राम इज स्ट्रॉन्ग बॉय, राम मजबूत लड़का है। लड़का कौन मजबूत है, राम। राम शब्द नाउन है, तो ये सेंटेंस शब्द है क्या, नाउन। और अफर्म माने आपने स्वीकार किया है, और ये है वर्ब। और वर्ब कभी सेंटेंस यानी नाउन की विशेषता नहीं बता सकता, तो हमको यहाँ चाहिए क्या, एडजेक्टिव। तो यहाँ हम लगा देंगे क्या, ATIVE। अब अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव शब्द हो गया क्या, एडजेक्टिव। अब ये भी दिखा दे रहे हैं, देखो एडजेक्टिव ही होता है कि नहीं। अफर्मेटिव जैसे ही आपने लिखा, इसमें आ गया क्या, एडजेक्टिव। आलोक इसका लाक लगा है क्या यार, ए लड़के, अब हमको नहीं पता ना कैसे करोगे। अच्छा ये देखो, अब ये आ गया क्या, अफर्मेटिव। अभी देखो अभी आपने लिखा, ये क्या लिखा है, अफर्मेटिव, और बगल में एडजेक्टिव। मिल गया। क्यों यहाँ अफर्मेटिव लिखना पड़ा, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, इसीलिए अफर्म न करके बल्कि हमने क्या लिख दिया, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव से एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आराम से बता लेगा विशेषता। इसीलिए यही कारण है कि हम किसी भी सेंटेंस को अफर्म न करके अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर।
यानी सेंटेंस शब्द वाक्य है, वाक्य शब्द नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है। अफर्म माने होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना एक वर्ब है जो कि नाउन की विशेषता नहीं बता सकता, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसीलिए हमने अफर्मेटिव कर दिया जो कि एडजेक्टिव है, अब बता लेगा। क्लियर। अब दूसरी बात है असर्टिव का दूसरा सेंटेंस। जैसे हम कहें दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ मोहन डज नॉट हेल्प द पुअर, मोहन गरीब की सहायता नहीं करता। अब ये बताओ ये पूरा क्या है, ये एक सेंटेंस है, कंफर्म है, आप इतना तो क्लियर हो कि ये क्या है। और सेंटेंस शब्द होता क्या है, नाउन। सेंटेंस शब्द क्या होता है, नाउन, ये नाउन है। अब एक शब्द होता है निगेट माने नकारना, ये भी वर्ब होता है। दिखा दें आपको, यहाँ होगा एक डिक्शनरी में है सब ना, आप लोग ध्यान देना। अब हम बताए हैं ना 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो एक शब्द होता है निगेट। अब निगेट माने होता है क्या, देखो नकारना, देखो निगेट लिखा है और क्या लिखा है, वर्ब लिखा है। क्लियर। तो आप जान लो, हम बता दिए आपको शुरू से, जब से पढ़ा रहे हैं तब से कहे हैं कि 4 के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। आप कभी ग्रामर में देखेंगे डिक्शनरी में तो लिखा रहेगा ब्रैकेट में वर्ब, ब्रैकेट में एडजेक्टिव, ब्रैकेट में एडवर्ब, ब्रैकेट में नाउन, तो समझ जाना। तो यानी ये शब्द, ये निगेट माने होता है नकारना। अब बताओ आप इस सेंटेंस में क्या कह रहे हो, हमने कहा कि क्या मोहन गरीब की सहायता करता है, आप कहेंगे नहीं करता, बहुत दुष्ट है, नहीं करता। तो नहीं यानी नकार दिया। नकारने का एक शब्द होता है निगेट माने नकारना न, अभी आपने देख लिया। और ये वर्ब है, ये क्या है, और ये क्या है, नाउन। सेंटेंस शब्द क्या है, अब बताओ वर्ब सेंटेंस की व्याख्या करेगा, नहीं। तो व्याख्या करना है, तो व्याख्या करने के लिए चाहिए क्या, एडजेक्टिव। तो यहाँ जब हम लगाएंगे TIVE निगेटिव, तो निगेटिव शब्द अब हो गया। अभी दिखा दें इसको भी क्या, अब देखना आप लोग, एडजेक्टिव। अब निगेटिव शब्द हो गया एडजेक्टिव, और ये आराम से सेंटेंस की व्याख्या कर लेगा, इसीलिए इसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव के कितने पार्ट, 2, अफर्मेटिव और निगेटिव, ये दोनों आप उतार लो। तब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, फिर कल कर लेंगे आगे वाला। चलिए अब अगला देखिए सेंटेंस का दूसरा फॉर्म। सेंटेंस दूसरे प्रकार का सेंटेंस आपने लिखा था इंटरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। पहले ये देखो, ध्यान से सुनना, जो हम कर रहे हैं वही हम सेंटेंस ले रहे हैं बार बार ना, प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सब सीख लेंगे। डज मोहन हेल्प द पुअर मैन। बात मत करो, देखो क्या मोहन गरीब की सहायता करता है। अब बताओ, अगर हम आपसे पूछें तो आप 2 उत्तर दे सकते हैं डायरेक्ट, या तो कहोगे हाँ, या तो हम जैसे आपसे आए, हमने कहा क्या कल क्लास चालू रहेगी, तो आप क्या कहोगे, या तो कहोगे अगर चालू रहेगी तो हाँ, और नहीं रहेगी तो ना। यही अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि कल क्लास चालू रहेगी क्या, तो क्या कल क्लास चालू रहेगी, तो आप कहेंगे हाँ विपिन सर चालू किए हैं, या जो भी। तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ, या तो डायरेक्ट बोल दोगे कि ना, या तो आप कह दोगे यस, या तो कह दोगे नो। दोनों उत्तर बताओगे, एक कंफर्म बता दोगे, एकदम कंफर्म बता दोगे कि या तो यस या तो नो। यही कारण है कि पहला आपका डाउट क्लियर हुआ, या तो इसे कहेंगे यस या तो कहेंगे नो। दूसरा डाउट जो आप पूछते हो, बहुत लड़के पूछते हैं, देखो जैसे ये पहले ये बताओ, ये पूरा शब्द क्या है, सेंटेंस है। हाँ सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसका अपना अर्थ है और यह सार्थक है भी ना। सार्थक शब्दों का समूह है, इसका कंप्लीट सेंस है। और सेंटेंस शब्द क्या होता है, नाउन। इतनी बार बताने के बाद अब तो आपको पता हो जाना चाहिए कि नाउन है। अब ये बताओ सेंटेंस, इसमें क्या कर रहे हो, डज मोहन हेल्प द पुअर,
क्या मोहन गरीब की सहायता करता है? हम क्या कर रहे हैं इसमें? प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछने का कई शब्द होता है। आस्क माने प्रश्न पूछना, डाउट आप नहीं कहते डाउट है, माने डाउट माने भी वही है, संदेह है। दूसरा एक इंटरोगेशन होता है, इंटरोगेशन, कहीं प्रश्न पूछा जाता है जांच पड़ताल के लिए। जब पुलिस थाने में आप जाओगे तो इंटरोगेशन। तो देखिए आप कह रहे हो कि सर अफर्म ही क्यों लगाए, और भी स्वीकार करने के लिए होता है। एग्री माने सहमत या स्वीकार करना। जैसे हम कहें कि पानी ले लो, तो आप पानी चढ़ाओ, जल क्यों चढ़ाते हो? आप कहते हो ना पानी चढ़ाते हो कि दूसरा पानी ही है, लेकिन उसको आप क्या कहते हो? पवित्रता लाने के लिए आपने क्या कह दिया? जल है, तो सेंस वही। तो जल चढ़ाना शोभा दे रहा है कि पानी चढ़ाना? जल चढ़ाना शोभा। ऐसे ही अफर्म माने स्वीकार करना, स्वीकार करने के लिए अफर्म ज़्यादा सुटेबल है ना। एक इंट्रोगेट, निगेट, नकारना, निगेट ज़्यादा सुटेबल है। ऐसे ही निगेट, अब सोचो नकारने के लिए, जैसे स्वीकार करने के लिए और क्या कहते हो? और कोई वर्ब है जिससे? हाँ, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट सेंटेंस अच्छा लग रहा है। जैसे गंगा जल, गंगा पानी अच्छा लग रहा है? नहीं, बस यही कारण है। दूसरी बात क्लियर हो गया? आप समझ गए होंगे कि क्या है मतलब पवित्रता का सेंस। जल लगने पे पवित्रता का सेंस, पानी लगने पे पवित्रता का सेंस नहीं है। दूसरी बात, अब देखो ये सेंटेंस शब्द नाउन है। अब इंटरोगेट एक वर्ब होता है। इंटरोगेट देखो दिखा दे रहे हैं आपको, एक कंफर्म रहे कि वर्ब ही है, नहीं तो आप सोचोगे कि बस ऐसे बोल रहे हैं ना। देखो इंटरोगेट, देखो यहाँ दिया है इंटरोगेट, दिख रहा है उसमें, देखो उसमें दिख रहा है। इंटरोगेट माने क्या होता है? देखो हिंदी में लिखा है इंटरोगेट माने क्या? प्रश्न पूछना। और क्या है? वर्ब है। देखो खूब बढ़िया से लिखा है वर्ब, देख लो ये क्या लिखा है? वर्ब। और यहाँ देखो लिखा है पूछताछ करना, इंटरोगेट। तो इंटरोगेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पूछताछ करना। तो यहाँ हम आपसे क्या कर रहे हैं? पूछताछ तो कर रहे हैं। क्या क्लास कल चालू रहेगी? तो आप या तो कहोगे हाँ या तो कहोगे ना। तो यानी एक शब्द है इंटरोगेट। क्या है? इंटरोगेट। अब इंटरोगेट वर्ब है, अभी आपको दिखा दिए। और ये शब्द क्या है? नाउन। तो इंटरोगेट जो है वर्ब है, वर्ब इसकी विशेषता बता पाएगा? नहीं। तो वर्ब नाउन की विशेषता नहीं बताता, नाउन की विशेषता बताता है कौन? एडजेक्टिव। तो इसीलिए हम इसको करेंगे इंटरोगेटिव और क्या? सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और आराम से उसको क्या कर लेगा? क्वालिफाई। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता लेता है। ठीक, ये है एडजेक्टिव। दूसरा एक और बनता है, ये कहलाता है सिंगल। सिंगल क्यों कहा? अब इसको सिंगल ही क्यों कहा? क्यों? क्योंकि या तो आप उत्तर में देंगे यस या तो नो, कि दोनों देंगे? एक ही देंगे, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल। दूसरी बात एक और आ गया, वाई डज। देखो वाई डज मोहन, वाई डज मोहन हेल्प द पुअर मैन, हेल्प द पुअर मैन, पुअर मैन। अब बताओ वाई डज मोहन हेल्प द पुअर मैन। अब मोहन गरीब की सहायता क्यों करता है? फिर भी अभी भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, मोहन गरीब की सहायता क्यों करता है? तो बताओ मोहन गरीब की सहायता क्यों करता है? यहाँ भी हम तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप यहाँ कंफर्म नहीं रहेंगे। आप इसमें दो दो उत्तर देंगे, या तो यस कह देंगे, आपको पता होगा तो यस, और नहीं तो कहेंगे नो। आप जैसे मोहन के विषय में पता हो तो मोहन बहुत अच्छा आदमी है, जहाँ गरीब आदमी को देखता है रोटी वोटी खिलाने लगता है, ये बताओगे। या तो आप कहोगे कि पता नहीं, क्यों सहायता करता मुझे नहीं पता। तो यानी यहाँ कोई भरोसा नहीं कि आप क्या बताओगे उत्तर, इसीलिए इसे कहते हैं, इसमें डबल उत्तर देने का चांस है। अगर आप ये कह सकते हो कि अच्छा आदमी इसलिए करता है, या तो कहोगे बहुत पैसा है कहाँ खर्च करे ऐसे ही कर रहा है, तो आप उत्तर इसमें कंफर्म नहीं हो। तो यहाँ दो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यस या तो नो। या तो आप उत्तर बता दोगे और या तो झल्लाहट में रहोगे, कब्जा पूछोगे नहीं मोहन ऐसे, हम क्या पता ना। तो ये है, तो इसीलिए इसको कहते हो डबल। तो पहले डबल का सेंस क्लियर हुआ, इसे डबल क्यों कहते हैं? डबल इंटरोगेटिव। दूसरी बात, ये पूरा सही अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट अगर सही है, शब्दों का समूह है, तो इसका मतलब ये क्या है? सेंटेंस। और सेंटेंस शब्द होता क्या है?
हाँ, सेंटेंस शब्द होता है नाउन, और नाउन की विशेषता कर्ता कौन है? हाँ, एडजेक्टिव। और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछ। अब प्रश्न पूछने के लिए एक वर्ब होती है इंटीरोगेट, और इंटीरोगेट एक वर्ब है, और वर्ब किसी नाउन की विशेषता नहीं बता सकती, विशेषता बताने का काम कौन करता है? हाँ, तो इसीलिए यहाँ क्या कर देंगे? इंटीरोगेटिव, और ये बन जाएगा क्या? एडजेक्टिव। अब ये कर देगा किसकी विशेषता? ये है। ठीक, इस तरीके से ये हो गया इंटीरोगेटिव सेंटेंस, इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो पूरा क्लियर हो गया? इंटीरोगेटिव सेंटेंस इसे क्यों कहते हैं? ये क्या है? ठीक, अब अगला सेंटेंस हेडिंग डाल लो, इंपरेटिव सेंटेंस। कल करेंगे इंपरेटिव, हेडिंग डाल लो।